हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के हम लोगों ने 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट 1 में डिस्कस किया था कंज्यूमर अवेयरनेस। अगर एक कंज्यूमर वेल इन्फॉर्म्ड होगा, यानी वो जागरूक होगा, उसके पास इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एज वेल एज मार्केट का इंफॉर्मेशन होगा, तो वो अपने लिए स्टैंड ले पाएगा। ओके, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके अगेंस्ट में वो अपने वॉइस को रेज कर पाएगा, स्पीक यानी बोल पाएगा उसके अगेंस्ट में। तो कब बोल पाएगा? जब हमारा कंज्यूमर वेल इन्फॉर्म्ड होगा। तो वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो तभी संभव हो पाएगा जब हम लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को अवेयर कर पाएंगे, या लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो इंटरेस्ट दिखा पाएंगे, वो खुद आगे बढ़ कर के आएंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। देन हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट पॉइंट में रेगुलेशन बाय बिजनेस। ओके, तो बिजनेस जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, बहुत सारे फंक्शन को पूरा करता है। तो बहुत सारे फंक्शन को पूरा करने में वो कहीं ना कहीं चीज़ों को स्किप करता चला जाता है। तो बिजनेस के लिए सेल्फ रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स के कारण मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो उस सिचुएशन में जो फर्म है या बिजनेस जो है वैसा स्टेप ले लेता है जो उसके लिए अगेंस्ट हो जाता है, या वो स्टेप उसके बिजनेस के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन लंबे समय के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, वो वैसी एक्टिविटी करेगा जिसके लिए गवर्नमेंट ने मना किया है। फॉर एग्जांपल ब्लैक मार्केटिंग या अडल्ट्रेशन अगर बिजनेस करता है तो इस चीज़ से बचने के लिए बिजनेस को खुद पे कंट्रोल रखना होगा। बिजनेस इन सारी चीज़ों को नहीं करे, या थोड़े से प्रॉफिट के लिए वो इस चीज़ को अगर कर देता है तो वो उसके लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है। देन आज जो हम बात करने वाले हैं ये है रिड्रेसल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो निवारण है। अब गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाया है, जो एक्ट बनाया है, वो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में उसने डिफाइन कर दिया। कंज्यूमर के से रिलेटेड जितने रिलीफ्स मिलने हैं, ग्रीवेंसेस मिलने हैं, वो उसने प्रोवाइड किया है। अब हम बात करने वाले निवारण का। तो कंप्लेन अगर कोई कंज्यूमर करता है तो उसको क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा? हु कैन फाइल अ कंप्लेन। अगर हम बात करते हैं कंप्लेन की, तो कंप्लेन कौन कर सकता है? अगर किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट में शिकायत है, या वैसा प्रोडक्ट उसको मिल गया है जिसमें उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या जितना उसने पैसा खर्च किया है अकॉर्डिंग टू द मनी उसको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कौन है जो कंप्लेन करेगा? तो अंडर CPA, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था 1986 और 2019। तो 2019 जो है वो पावर बूस्टर है। इसको हम लोग इस यूनिट के लास्ट में दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि 1986 में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है और 2019 में किसको ऐड किया गया है। ये हम लोग यूनिट के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो डैट हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो लेट्स सी अ कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम हु कैन बी मेड बाय एनी कंज्यूमर। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक कंज्यूमर के बारे में वर्णन नहीं है, या किसी एक व्यक्ति के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया गया है। वो व्यक्ति जिसने गुड्स को परचेस किया है, जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, वो सारे कौन है? कंज्यूमर है। अगर हम बात करते हैं ए की, तो एक मैन्युफैक्चरर है, एक सेलर है। ओके, ए ने गुड्स को प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस किया, और ये जो इसका टारगेट मार्केट है, इस टारगेट मार्केट में इसने क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को रीच करवाना है, और यहाँ से नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो उसको परचेस करेंगे। तो ए के लिए ये मार्केट में जितने लोग हैं वो कौन है? कंज्यूमर है। ए जिनके लिए प्रोडक्ट बना रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है,
किन के लिए कर रहा है, वो कंज्यूमर के लिए कर रहा है। तो एनी कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन, इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल सेलेक्टिव कंज्यूमर ही या सेलेक्टिव पर्सन ही इसमें कंप्लेन कर सकते हैं, या एक ग्रुप ऐसा फॉर्म किया जाएगा केवल वही ग्रुप का जो कंप्लेन है वो सुना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीज़न को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, यह फ्रीडम दिया है कि अगर कभी उसके साथ किसी भी तरीके का गलत होता है बाय द सेलर और मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकता है और अपने फेवर में बातें कर सकता है और एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में जाकर के वो क्या करेगा, कंप्लेन कर सकता है, और जहां से उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। अगर कमीशन ने या कोर्ट ने ये मान लिया है कि वो विक्टिम है, ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमर जाके कंप्लेन करेगा बिना किसी एविडेंस के या सुनवाई के, जो सेलर के अगेंस्ट में वर्डिक्ट आ जाएगा या जजमेंट आ जाएगा। वहाँ पर दोनों के ही बातों को सुना जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाएगा लेबोरेटरी में, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा एंड आफ्टर डैट वहाँ पर कंज्यूमर को कंपनसेशन अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन बिफोर डैट कोई भी कंज्यूमर है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन के द्वारा कोई भी एनी रजिस्टर्ड यानी वो कंज्यूमर एसोसिएशन जिसको रजिस्टर्ड किया गया है वो कंज्यूमर के बिहाफ में रजिस्टर्ड कर सकता है केस को। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो ज़्यादातर लोग हैं अगर वो गांव में रह रहे हैं तो वो बेसिक चीज़ों से शायद अवेयर नहीं हो, या गवर्नमेंट ने जो उनके राइट्स के बारे में उनको बताया है, राइट्स के बारे में वो नहीं जानते होंगे। तो जब कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में नहीं पता होगा तो अगर कभी उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो उससे कैसे रिलीफ होंगे, ये भी उनको नहीं पता। तो क्या होगा कि वहाँ पर एक एसोसिएशन होगा जो उन कंज्यूमर्स के लिए फाइट करेगा या उन कंज्यूमर के बिहाफ में उनकी बातों को रखेगा जो अपने से बोलने में असमर्थ है, कैपेबल नहीं है। ओके, वेज एंड मीन्स में हम लोगों ने देखा था कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। तो वैसे कंज्यूमर जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जिनके पास आज का मॉडर्न टेक्निक्स को वो यूज़ कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। लेकिन वैसे कंज्यूमर जो गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कंज्यूमर तक उनकी बातों को कौन ले जाएगा, कोर्ट तक कौन ले जाएगा। तो एक एसोसिएशन है जो उनके बिहाफ में उनके लिए फाइट करेगा और उनको न्याय दिलवाएगा। नेक्स्ट, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट भी देखो, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया लॉ को बना करके, अब हर स्टेट वाइज भी होता है या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है जहां पर गवर्नमेंट कंज्यूमर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट। अगर हम मानते हैं ये जो ए ने प्रोडक्शन किया, ओके, ए अगर सेलर है, ए ने प्रोडक्शन करने के बाद इस टारगेट मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट किया, तो यहाँ पर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, केवल एक दो कंज्यूमर के लिए तो आ नहीं रहा है प्रोडक्ट। ए का टारगेट है कि इस मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर ले। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 कंज्यूमर हैं, तो 100 के 100 कंज्यूमर ने इसके प्रोडक्ट को परचेस किया, और जितने भी कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को परचेस किया उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल गया है या उस प्रोडक्ट से उन्हें उतना सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं हुआ। अब ये स्टेटमेंट के हिसाब से या इस स्टेटमेंट को बेस अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर एक या दो, 1 और 2 कंज्यूमर जो है वो मिल करके केस फाइल कर सकते हैं, और किसके बिहाफ में, इन 100। फॉर एग्जाम्पल 2 कंज्यूमर ने केस फाइल कर दिया तो बचे कितने, 98 कंज्यूमर्स। तो 98 कंज्यूमर के बिहाफ में 2 कंज्यूमर जो हैं वो केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जा कर के। वो इन सारे कंज्यूमर के बिहाफ में अपनी बातों को रख सकते हैं
अगर वो जेन्युइन हुए तो, क्योंकि अगर गलत होगा तो एक से दो आदमी गलत हो सकते हैं, पूरा का पूरा मार्केट में कंज्यूमर जितने हैं वो सारे तो गलत नहीं होंगे। डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट में मिलावट किया गया है, या प्रोडक्ट उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, या अंडर वेट है, या प्राइस ज़्यादा लिया गया है और प्राइस ज़्यादा लेने के बाद उसमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो डैट 1 और 2 या मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, यानी बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ में 1 से 2 कंज्यूमर या 4 कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ई, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का डेथ हो जाता है, कंज्यूमर मर जाता है, तो उसके बिहाफ में जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो उसके बच्चे होंगे वो केस फाइल कर सकते हैं। ओके अगर कंज्यूमर ने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया और उस प्रोडक्ट के कारण ही उसका डेथ हो गया है, या उसके हेल्थ को कोई इशू हुआ है, या उसका कोई नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए केस कौन करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा या जो उसके बच्चे होंगे वो केस फाइल कर सकते हैं और एक कंपनसेशन अमाउंट वो प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर एफ, इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, अगर हमारा कंज्यूमर जो है वो माइनर है, माइनर हम किसे बोलते हैं? जिसने अभी 18 ईयर का एज जो है वो क्रॉस नहीं किया है, वो अंडर 18 है, तो अंडर 18 जितने लोग हैं उन्हें हम माइनर बोलते हैं। तो बीइंग अ माइनर हिज पेरेंट्स और लीगल गार्डियन, अब एक 18 साल से कम का बच्चा है, उसने मार्केट में जाकर के अगर कोई प्रोडक्ट परचेस किया है और उस प्रोडक्ट से उसको नुकसान हुआ है, या उस प्रोडक्ट के कारण उसका हेल्थ इशू हो गया है, या उसका डेथ हो गया है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर जो उसके पेरेंट्स होंगे वो केस फाइल कर सकते हैं। उसके अगर पेरेंट्स नहीं है तो कोई लीगल गार्डियन होगा जो उसका देख रेख कर रहा होगा, तो वो जाकर के केस फाइल कर सकते हैं और उस विक्टिम को या कंज्यूमर को न्याय दिलवा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स था, ये पॉइंट था कि हु कैन फाइल अ कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 के तहत कौन से लोग हैं जो केस फाइल कर सकते हैं? तो हम लोगों ने इसमें 6 पॉइंट डिस्कस किया। नाउ वी हैव रिड्रेसल एजेंसीज, निवारण अगर हमें चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, सो दैट वी नीड सम एसोसिएशन या एजेंसीज जिनके थ्रू हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, निवारण मिलेगा। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस्टेब्लिश अ 3 टायर सिस्टम फॉर रिसॉल्विंग, सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर कंप्लेन, अगर कंज्यूमर कंप्लेन करता है तो उसको सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर 3 जगह है जहाँ पर अगर कोई कंज्यूमर केस फाइल करता है तो उसे सॉल्यूशन प्राप्त डेफिनेटली होगा। पहला, वो केस फाइल करेगा, डायरेक्ट अपील करेगा, और वो कहाँ जाएगा? वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, और वहाँ पर जाने के बाद उसे सॉल्यूशन प्राप्त होगा अगर वो विक्टिम है। अगर यहाँ के जजमेंट से या यहाँ का जो वर्डिक्ट आया है अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप में कैरी अपनी बातों को करेगा और वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा। ओके सबसे पहले वो डायरेक्ट अपील करेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, या वहाँ के जजमेंट से अगर उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो वो सेकंड स्टेप में स्टेट कमीशन के पास मूव ऑन करेगा। अगर उसे यहाँ के वर्डिक्ट से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा। तो ये 3 सिस्टम है जहाँ पर कोई भी कंज्यूमर अपनी बातों को रख सकता है अगर उसके साथ किसी मैन्युफैक्चरर या सेलर ने कुछ गलत किया है या उसको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई शिकायतें हैं, तो वो अपनी शिकायत को डायरेक्ट अपील कर सकता है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट फोरम में डायरेक्ट अपील कर सकता है, स्टेट कमीशन में डायरेक्ट अपील कर सकता है, नेशनल कमीशन में। नाउ वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, इसमें क्या सॉल्यूशन प्राप्त होगा, स्टेट कमीशन में के पास अगर हम जाते हैं तो वहाँ क्या प्राप्त होगा, एंड लास्ट नेशनल कमीशन। सो बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम की। डिस्ट्रिक्ट फोरम आर सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म किया जाएगा।
ये जो हमें मिलेगा ये हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। अगर हम पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में जाए और स्टेट में जाकर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम विजिट करें तो ये हमें वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है या किसके अंडर ये रन करवाया जाता है, किसकी अनुमति से ये चल रहा होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही परमिशन देगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं एक स्टेट में वो कंट्रोल कहाँ से किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट है और उस स्टेट में 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ओके, तो 24 अगर डिस्ट्रिक्ट हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ तो कंप्लेन होंगे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम इस्टेब्लिश नहीं करते हैं या डिस्ट्रिक्ट कमीशन इस्टेब्लिश नहीं करते तो हर व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ेगा, एक जगह तो जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं स्टेट कमीशन के पास, तो स्टेट कमीशन के पास क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। स्टेट कमीशन जाने से पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अगर हम जाते हैं या कंज्यूमर जाता है, अगर वहाँ के वर्डिक्ट से या वहाँ के जजमेंट से उसे संतुष्टि मिलता है, वहाँ जो उसको डिसीज़न लिया गया है उस डिसीज़न से अगर वो खुश है तो हमारा जो केसेस है वो रिड्यूस होता चला जाएगा जब तक वो स्टेट कमीशन के पास नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर उसे सॉल्यूशन मिल गया तो वो यहाँ मूव ऑन नहीं करेगा। द फॉलोइंग आर द फीचर्स। अब कुछ फीचर्स हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करते हैं तो एक प्रेसिडेंट इसमें होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, ओके, 1 शुड बी अ वुमेन। 2 में से एक जो होगी वो कौन होगा, वुमेन होगा। ड्यूली अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। देखो ये याद रखना है कि कितने मेंबर्स होंगे, एक तो हमारा प्रेसिडेंट होगा, ओके, बिसाइड प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स, और उनमें से एक कौन होगा, वुमेन होगी। इट कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट ऑफ नॉट मोर देन 20 लाख रुपीज़। अगर कंज्यूमर ने कंप्लेन किया है और अगर उसका 20 लाख से ज़्यादा है तो वो कंप्लेन को फाइल नहीं करवाएगा। इट कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेन ऑफ नॉट मोर देन 20 लाख। ये जो 20 लाख है ये हमारा 1986 के तहत है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर हम 2019 पढ़ेंगे तो ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर गया है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत पढ़ रहे हैं। लास्ट में जब हम इसको कंपेयर करेंगे 1986 को और 2019 को तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो डिफ़र मिलेगा। तो 1986 के तहत ये बोलता है कि कोई भी कंज्यूमर अगर कंप्लेन करता है तो उसका जो अमाउंट है वो नॉट मोर देन 20 लाख होना चाहिए, ओके। कम से कम कितना होगा, तो 20 लाख होगा तो वो चल सकता है, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी क्या डिफाइन करता है, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल रेफर द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी। जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कोई भी कंप्लेन आता है या वो रिसीव करता है तो फिर वो क्या करेगा, शैल रेफर द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी, यानी जो सेलर होगा, कंसर्न एंड सेंड द सैंपल ऑफ गुड्स फॉर टेस्टिंग। जब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के पास या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कोई भी कंप्लेन आता है बाय द कंज्यूमर के द्वारा, तो वो केस किसको रेफर करेगा, जो अपोजिट पार्टी होगा। तो अपोजिट पार्टी में कौन होगा, सेलर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो कंज्यूमर है और बी जो है वो सेलर है, अगर ए ने कंप्लेन किया है तो यहाँ पर वो किसके पास जा रहा है, सबसे पहले वो जा रहा है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा रहा है। उसके बाद जब वो कोर्ट के पास जाएगा या डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाएगा तो यहाँ पर जब वो कंप्लेन को सुनेगा या उसके पास कंप्लेन जाएगा तो वो ऐसे ही जजमेंट नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने देखा कि कंज्यूमर ए है और अगर ए कंज्यूमर है तो ए ही विक्टिम होगा, ऐसा वो जजमेंट नहीं दे सकता है। बिफोर टेस्टिंग, बिफोर रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हमारा आएगा लेबोरेटरी से उससे पहले वो वर्डिक्ट नहीं दे सकता है। सैंपल ऑफ गुड्स, जो गुड्स कंज्यूमर ने परचेस किया है
वो उस गुड्स को लेगा या उसका सैंपल लेगा। उस गुड्स का सैंपल लेने के बाद वो क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा, टेस्ट के लिए भेजेगा। तो टेस्टिंग कहाँ होगा, तो टेस्टिंग लेबोरेटरी में होगा। तो लेबोरेटरी में जाएगा, फिर वहाँ पर टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा या जो रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के बेसिस पर ही डिसीजन लिया जा सकता है। ओके, कोई भी कंज्यूमर ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने जितना गुड्स को परचेज किया मुझे अंडर सेटिस्फैक्शन हुआ है, या अंडर प्राइस है, या अंडर वेट है, या प्राइस ज़्यादा लिया गया है, या मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। तो वो उसके बेसिस पर कोर्ट जजमेंट नहीं देगा। कोर्ट जजमेंट देगा लेबोरेटरी में जितना टेस्ट हो रहा है जिस प्रोडक्ट का, और जो उसका रिपोर्ट आ रहा है। टेस्टिंग के बाद जो रिपोर्ट आएगा या जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेसिस पर जो कोर्ट है वो वर्डिक्ट देगा अपना। ओके, तो टेस्टिंग करने के बाद फिर अगर रिपोर्ट आ गया कंज्यूमर के फेवर में, यानी जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुआ प्रोडक्ट का और जो उसका रिजल्ट आया या रिपोर्ट आया वो कंज्यूमर के फेवर में आ गया है, किसके अगेंस्ट में हो गया, फिर सेलर के अगेंस्ट में हो गया। डी में देखते हैं, आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, जब जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई होता है दैट द गुड्स आर डिफेक्टेड एंड देयर इज सम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो हमारा प्रोडक्ट था यानी जो कंज्यूमर का प्रोडक्ट था, कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया उस प्रोडक्ट का में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव है या उस तरीके से उसको सेल आउट किया गया है जिसे कोर्ट ने मना किया, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में काउंट होता है। तो वैसे अगर हुआ है कंज्यूमर के साथ, कंज्यूमर का हनन हुआ है, कंज्यूमर के साथ धोखा हुआ है, देन कैन यूज एन ऑर्डर टू अपोजिट पार्टी डायरेक्टिंग हिम। तो जो सेलर को ऑर्डर किया जाएगा किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा फिर ऑर्डर किया जाएगा, आपको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा या रिटर्न करना होगा क्या, प्राइस को, और पे कंपनसेशन अमाउंट पे करना होगा। अगर कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है या वो कोई भी गुड्स परचेस करता है, अगर उस प्रोडक्ट को जब वो परचेस करता है, जब कंज्यूम करने का समय आता है तो कंजम्पशन के टाइम में वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है या उतना अच्छा नहीं निकलता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाता है, वहाँ पर वर्डिक्ट होता है, यानी वहाँ पर टेस्ट होगा, फिर जो उसका वर्डिक्ट आएगा, अगर वो वर्डिक्ट या डिसीजन कंज्यूमर के फेवर में होगा तो सेलर को ऑर्डर किया जाएगा बाय डिस्ट्रिक्ट फोरम कि आप क्या करो, आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो या जितना प्राइस था उस प्राइस को आप रिटर्न कर दो या उसके बदले में आप कंपनसेशन अमाउंट पे कर दो जितना उसका एक्चुअल लॉस हो गया। यानी जो अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो जितना हेल्थ के रिगार्डिंग उसका या ट्रीटमेंट में जितना खर्चा हुआ उस ट्रीटमेंट का खर्चा आप पूरा दे दो उसे, तो कंज्यूमर फिर दोबारा कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि कंज्यूमर का जितना खर्चा हुआ उसको सेलर के द्वारा वो अमाउंट प्राप्त हो गया। इन केस द एग्री पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, अब इतना होने के बाद भी जो हमारा अग्रीव पार्टी है यानी जो हमारा कंज्यूमर है या सेलर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कंज्यूमर के फेवर में बात कर रहे हैं, तो जो हमारा अग्रीव पार्टी है, तो अग्रीव पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो ऑर्डर दिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन या स्टेट फोरम विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। ओके, ऑर्डर के 30 दिनों विद इन 30 डेज विद इन ऑफ पासिंग एन ऑर्डर, तो वो किसके पास जाएगा, वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा, यहाँ पर उसको उतना छूट मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट कमीशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट अपील कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकता है, अगर वहाँ के वर्डिक्ट से या वहाँ के जजमेंट से अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो स्टेट कमीशन के पास जाएगा और यहाँ भी वो सेम प्रोसीजर को फॉलो अप करेगा। इट इज़ सेट अप इन ईच स्टेट। देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होता है, उसको कौन सुपरवाइज करता है या किसके गाइडेंस में, तो स्टेट गवर्नमेंट के गाइडेंस में। यहाँ पर स्टेट कमीशन भी हर एक स्टेट में सेटअप हो रहा है कंसर्न। ओके, यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप हो रहा था, यहाँ हर एक स्टेट में हो रहा है बाय दी गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके कुछ फीचर्स है, लेट्स सी द फीचर्स ऑफ स्टेट कमीशन।
ईच कमीशन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जितने भी स्टेट कमीशन है उन स्टेट कमीशन में एक कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, एंड एटलीस्ट 2 मेंबर, और 2 और मेंबर होंगे। तो 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी हम लोगों ने देखा था कि कौन अपॉइंट कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रहा है। पॉइंट नंबर बी, कंप्लेंट ऑफ एटलीस्ट 20 लाख बट नॉट मोर देन 1 करोड़। ये अमाउंट याद रखना है कि जो भी कंप्लेन करेगा और जो कंप्लेन का अमाउंट होगा वो एटलीस्ट यानी कम से कम 20 लाख का होना चाहिए और 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट होगा तो फिर वो किसके पास जाएगा, फिर वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा, क्योंकि जो इसमें अमाउंट है वो वैरी करता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का अमाउंट कुछ और है, स्टेट कमीशन का अमाउंट कुछ और है और नेशनल कमीशन का अमाउंट कुछ और है। इट कैन बी फाइल्ड विथ द स्टेट कमीशन। अगर किसी भी कंज्यूमर का साथ हनन हुआ है या कुछ गलत हुआ है या उसको प्रोडक्ट में डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया है या गलत प्रोडक्ट मिल गया है, सो डैट वो क्या करेगा, स्टेट कमीशन के पास जाएगा और एटलीस्ट रुपीज़ का अमाउंट कितना होना चाहिए, 20 लाख से लेकर के नॉट मोर देन 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। पॉइंट नंबर सी, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो रेफर द कंप्लेन टू अपोजिट पार्टी। सेम प्रोसीजर हुआ, स्टेट कमीशन के पास जो कंप्लेन गया तो वो किसको रेफर करेगा, सामने वाले को बताएगा ना, बताएगा किसको, अपोजिट पार्टी यानी जो सेलर होगा पार्टी, एंड सेंड द गुड्स फॉर टेस्टिंग। यहाँ भी अब यहाँ पर जो कंप्लेन आया है वो डिस्ट्रिक्ट से पास आउट होने के बाद स्टेट कमीशन के पास आया है, तो स्टेट कमीशन भी क्या करेगा, सेम प्रोसीजर को वो अपनाएगा। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सबसे पहले कंप्लेन किया गया कंज्यूमर के द्वारा, फिर वहाँ पर रेफर किया गया उस कंप्लेन को अपोजिट पार्टी को, देन जो प्रोडक्ट था, जो गुड्स था, उस गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा गया, वहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो वहाँ से जो रिपोर्ट मिला, उसी के बेसिस पर जजमेंट दिया गया। तो यहाँ भी जो स्टेट कमीशन है वो ऐसे ही जजमेंट नहीं देगा, ऐसे ही वो डिसीजन नहीं लेगा। वो क्या करेगा, पहले सबसे पहले गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजेगा, और वो टेस्टिंग के लिए कहाँ भेजेगा, तो लेबोरेटरी में भेजेगा। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा उसी रिपोर्ट के बेसिस पर वो अपना डिसीजन देगा। डी, द स्टेट कमीशन आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड कैन ऑर्डर टू अपोजिट पार्टी। अगर स्टेट कमीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है लेबोरेटरी के रिपोर्ट से, जहाँ पर उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद ये रिपोर्ट आया कि वो जो हमारा कंज्यूमर था जिसने कंप्लेन किया वो जेन्युइन था, यानी उसके साथ गलत हुआ है, वो अग्रीव्ड है, सो डैट स्टेट कमीशन सेटिस्फाई होगा और वो ऑर्डर देगा अपोजिट पार्टी को, एदर रिप्लेस, आप रिप्लेस कर दो, रिपे, आप रिपे कर दो, कंपनसेशन। ओके, यहाँ भी सेम चीज़ ले सकते हैं, रिप्लेस और रिटर्न द प्राइस। आप या तो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो विथ न्यू प्रोडक्ट, जितना प्राइस आपने लिया उस प्राइस को रिटर्न कर दो, या रिपे कर या कंपनसेशन अमाउंट ऑफ पे कर दो, इन केस द अग्रीव पार्टी इज नॉट सेटिस्फाई। अब यहाँ के डिसीजन से भी जो हमारा अग्रीव्ड पार्टी है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है या अगर वो संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, देन दे कैन अपील नेशनल कमीशन। फिर वो किसके पास जाएगा, फिर वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा विदिन 30 डेज। ओके, विदिन 30 डेज ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है या जो अग्रीव पार्टी है वो अगर स्टेट कमीशन के डिसीजन से संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में अपने आप को कैरी फॉरवर्ड
करेगा और वो किसके पास जाएगा, वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा और सेम प्रोसीजर वहाँ भी फॉलो अप किया जाएगा। यानी वो अगर कंप्लेन करेगा तो जैसे गुड्स का टेस्टिंग हुआ लेबोरेटरी में तो वैसे ही टेस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो अमाउंट याद रखना है। जैसे यहाँ पे जो अमाउंट दिया जाएगा वो नॉट मोर देन 20 लाख होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में एटलीस्ट 20 लाख होना चाहिए और नॉट मोर देन 1 करोड़। तो आज के वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में और स्टेट कमीशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे और रिलीव्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।